सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत पर और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन का जो पेपर हम हल कर रहे थे, जिसके पिछले भाग में हमने 75 तक प्रश्न हल कर लिए हैं, उसी के आगे के बचे हुए जो 75 प्रश्न हैं वो इस वीडियो में हल करेंगे हम। इससे पहले भी हम बहुत सारे प्रश्न पत्र आरपीएससी के संस्कृत के सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स करके एक प्लेलिस्ट है, जिसमें कि आप सेकंड ग्रेड से रिलेटेड, फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड बहुत सारे पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने सॉल्व किए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्लेलिस्ट से पुराने वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा, जो विद्यार्थी हमसे अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए ये सूचना है कि सेकंड ग्रेड आरपीएससी से संबंधित जितना भी पाठ्यक्रम है उसकी कक्षाएं चैनल पर पहले से उपलब्ध हैं। सभी कक्षाएं हम ख़त्म कर चुके हैं। सितंबर में हमने ये कोर्स प्रारंभ कर दिया था, तो एक एक करके हमने लगभग सारे विषयों को पढ़ लिया है। इसके अतिरिक्त धीरे धीरे चैनल पर इसके रिवीजन से संबंधित कक्षाएं भी प्रारंभ हो रही हैं और आगे आने वाले समय में कुछ टेस्ट पेपर भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अगर आप हमसे अभी जुड़े हैं और आपने कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी कक्षाएं व्यवस्थित रूप से मिलेंगी। वहाँ पर कक्षा नंबर लिखा हुआ है, तो उसके अनुसार आप अपना व्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। उसमें कुछ वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं और जो बचे हुए विषय हैं वो धीरे धीरे अपलोड किए जा रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या इसके अतिरिक्त और भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो संस्कृत से संबंधित बहुत सारा मैटर चैनल पर उपलब्ध है। अलग अलग तरीके की प्लेलिस्ट हैं। दर्शन से संबंधित, काव्य शास्त्र, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, छंद, अलंकार, तो जो भी विषय आप देखना चाहते हैं एक बार प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से अपना मनपसंद जो विषय है वो चयन करके उसको अवश्य देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो प्रारंभ करते हैं आगे के प्रश्नों से। 76वां प्रश्न है, स्वागतम इत्यस्मिन् पदे प्रयुक्तो उपसर्ग निर्णयः करणीयः। जो स्वागतम पद है इसमें सु उपसर्ग पूर्वक आंग धातु से पद बनता है स्वागतम, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 77वां प्रश्न है, उपसर्गस्य प्रयोजनम निर्धारयत। उपसर्ग का प्रयोजन क्या होता है ये बताइए। उपसर्ग के प्रयोजन का निर्धारण कीजिए। धात्वर्थ परिवर्तनम, धातु स्वरूप उपस्थापनम, स्वार्थाभिव्यक्ति, धातु प्रत्ययो संबंधी संयोजनम। तो उपसर्ग का प्रयोजन होता है धातु के अर्थ में परिवर्तन करना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 78वां प्रश्न है, उपान वध्यांग वसः इत्यत्र उपसर्गो उपस्थितिम निर्धारयत। इसमें उपसर्ग बताने हैं कि क्या उपसर्ग यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। तो अस्ति उपसर्गः, नास्ति उपसर्गः, सन्ति उपसर्गा, न सन्ति उपसर्गा। तो यहाँ पर एक उपसर्ग है, एक भी उपसर्ग नहीं है, बहुत सारे उपसर्ग हैं या बहुत सारे उपसर्ग नहीं है। तो क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर उप, अनु, अधि इत्यादि उपसर्ग हैं, आंग, तो यहाँ पर हो जाएगा सन्ति उपसर्गा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एतेषु शुद्धम वाक्यम किम। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सा विद्यालयात् प्रत्यावृत्य गृहम् आगच्छति। तो ये पहला ही सही हो जाएगा यहाँ पर, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 80वां प्रश्न है, एतेषु शुद्धम वाक्यम चिनुत। छात्रः गुरो धर्मम अपृच्छत्, छात्रः गुरुणा धर्मम अपृच्छत्, छात्रः गुरुम धर्मम अपृच्छत्, या छात्रः गुरुः धर्मम अपृच्छम। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा
छात्रः गुरुं धर्मम अपृच्छत, ऑप्शन नंबर 3। अब क्यों ये यहाँ पर शुद्ध है, अगर आप कारक प्रकरण आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप अब तक समझ गए होंगे। जो पृच्छ धातु है उसके योग में द्विकर्मक धातु है, तो यहाँ पर जो अपादान आदि से अविवक्षित है उसमें कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है और इसी कारण ये वाक्य यहाँ पर शुद्ध होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 81वां प्रश्न है, अहम पाठम शक्नोमि, पाठम इत्यस्य स्थाने शुद्धम रूपम भविष्यति। यहाँ पर पाठ के स्थान पर शुद्ध शब्द क्या होगा, तो पाठ के स्थान पर यहाँ पर शुद्ध शब्द होगा पठितुम। अहम पठितुम शक्नोमि, मैं पढ़ने के लिए समर्थ हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 82वां प्रश्न है, विद्या सत्यात् शोभते, सत्यात् इत्यस्य स्थाने शुद्धम रूपम भविष्यति। सत्यात् के स्थान पर शुद्ध रूप क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सत्येन, ऑप्शन नंबर 1। 83वां प्रश्न है, वह और तुम पढ़ते हो, अस्य वाक्यस्य संस्कृतेन शुद्धः अनुवादः कः। वह और तुम पढ़ते हो, इसका शुद्ध संस्कृत अनुवाद क्या होगा, तो सः त्वं च पठतः। यहाँ पर सही वाक्य होगा ऑप्शन नंबर 3। 84वां प्रश्न है, आदि कवि इति नामना कः प्रसिद्धः। आदि कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। 85वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षसे किम नाट्य शास्त्रीय तत्वम न विद्यते। मुद्रा राक्षस में कौन सा नाट्य शास्त्रीय तत्व नहीं है। रसः अलंकारः राजनीति नायिका, तो कौन सा तत्व नहीं है यहाँ पर, मुद्रा राक्षस नायिका विहीन नाटक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 86वां प्रश्न है, पंडित पद्म शास्त्रिणः कृति का। पंडित पद्म शास्त्री की कृति कौन सी है, तो इनके द्वारा लिखा गया है सिनेमा शतकम, ऑप्शन नंबर 2। 87वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम अस्ति। किरातार्जुनीयम क्या है, तो किरातार्जुनीयम है एक महाकाव्य, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। 88वां प्रश्न है, अविमारकम इत्यस्य नाटकस्य प्रणेता कः। अविमारक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है भास का प्रसिद्ध नाटक, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष अश्लेषमयी रचना का अस्ति। प्रत्यक्ष अश्लेषमयी रचना किसके विषय में ऐसा कहा गया है, कौन सी रचना है, तो ये हो जाएगी वासव दत्ता, ऑप्शन नंबर 3। 90वां प्रश्न है, भर्तृ विरचित शतक त्रय किम न अस्ति। भर्तृहरि के द्वारा रचित जो शतक त्रय हैं उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, दृष्टांत शतकम, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है, श्रृंगार शतक लिखा है और वैराग्य शतक भी लिखा है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 91वां प्रश्न है, येनांग विकारः इति अनेन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। येनांग विकारः सूत्र से किस विभक्ति का विधान किया जाता है, तो इससे किया जाता है तृतीया विभक्ति का। 92वां प्रश्न है, चतुर्थी विधायकम सूत्रम किम। चतुर्थी का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, भुवः प्रभुवः अकथितम च कालाध्वनो अत्यंत संयोगे रुच्यर्थानां प्रियमाणः। तो चतुर्थी का विधान करने वाला सूत्र है रुच्यर्थानां प्रियमाणः, ऑप्शन नंबर 4। भुवा प्रभव पंचमी का विधान करने वाला है, अकथितम च से कर्म संज्ञा होती है, द्वितीय होती है, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे से होती है द्वितीय, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 93वां प्रश्न है, निक्षा इत्यस्य योगे का विभक्ति भवति। निक्षा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो समया, निक्षा, हा, प्रति, विना, इन सब के योग में होती है द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 94वां प्रश्न है, अनुवसति वैकुंठम हरि। उदाहरणे अस्मिन् कस्य सूत्रस्य उपयोगिता भवति। इस उदाहरण में कौन से सूत्र की उपयोगिता है, अर्थात किस सूत्र के द्वारा विभक्ति का विधान यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपानवद्यांग वसः, ऑप्शन नंबर 1। 95वां प्रश्न है, कालाध्वनो अत्यंत संयोगे इत्यस्य उदाहरणम किम। कालाध्वन अत्यंत संयोगे ये जो सूत्र है इसका उदाहरण कौन सा है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा क्रोशम कुटिला नदी। कोश भर तक नदी टेढ़ी है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
कारक के विषय में बहुत ही विस्तृत अध्ययन हम कर चुके हैं। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमने कारक को पढ़ा है, तो कारक से संबंधित सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्पेशल वीडियो आपको संस्कृत व्याकरण नामक प्लेलिस्ट से मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सेकंड ग्रेड में कारक से संबंधित जो सूत्र विधान किए गए हैं, तो उन्हीं के अनुसार भी हमने अध्ययन किया है। उसका वीडियो आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक प्लेलिस्ट से मिलेगा। तो वहाँ पर हमने कालाध्वनों, अत्यंत संयोगे के विषय में बात की है कि कहाँ पर काल और अध्वनवाची में द्वितीया होती है, कहाँ पर तृतीया होती है और कहाँ पर षष्ठी होती है। तो ये जो सारा अंतर है, ये आप उन वीडियोस की मदद से समझ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 96वां प्रश्न है, खालिस्थान यम अभिप्रयति ससंप्रदानम इत्यस्य सूत्रस्य रिक्त स्थानम प्रपूर्यत। तो क्या होगा यहाँ पर? कर्मणा यम अभिप्रयति ससंप्रदानम। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 97वां प्रश्न है, जगतः कर्ता कृष्णः उदाहरणे अस्मिन् यस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति भवति तत् निर्धारयतु। जगतः कर्ता कृष्णः, इसमें किस सूत्र की प्रवृत्ति हुई है? तो इसमें हुई है कर्तरी कर्मणो कृति सूत्र की। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 98वां प्रश्न है, मासेन ग्रंथो अधीतः इत्यत्र तृतीया विधायकम सूत्रम किम। इसमें तृतीया का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा अपवर्गे तृतीया। जहां पर काल और अध्वनवाची शब्दों का अत्यंत संयोग हो और उसके साथ साथ फल प्राप्ति भी हो जाए, अपवर्ग हो जाए, वहां पर काल और अध्वनवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। ऐसा विधान करने वाला जो सूत्र है वो है अपवर्गे तृतीया, और उसी का ये उदाहरण है मासेन ग्रंथो अधीतः। मास भर तक उसने ग्रंथ पढ़ा और समझ भी लिया, उसको समझ भी आ गया। तो इस अर्थ में यहाँ पर तृतीया विभक्ति अपवर्गे तृतीया के द्वारा हुई है। 99वां प्रश्न है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम इत्यत्र भाव इत्यस्य अर्थः अस्ति। इसमें भाव का क्या अर्थ है? तो भाव का यहाँ पर तात्पर्य है क्रिया। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 100वां प्रश्न है, शुद्धम वाक्यम किम। शुद्ध वाक्य कौन सा है? शिशु पर्यंकः अधिशेते, शिशु पर्यंके अधिशेते, शिशु पर्यंकाय अधिशेते या शिशु पर्यंकम अधिशेते। तो अधि पूर्वक्षी धातु जहां पर हो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 101वां प्रश्न है, गाम दोग्धि पयः इत्यस्य कस्य सूत्रस्य उपयोगः भवति। इसमें कौन से सूत्र का उपयोग हुआ है? तो यहाँ पर दुह जो धातु है द्विकर्मक धातु है और इसके योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। तो इसका विधान करने वाला जो सूत्र है वो है अकथितम च। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 102वां प्रश्न है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् अत्र कस्य सूत्रस्य प्रयोगः भवति। इसमें कौन से सूत्र का प्रयोग हुआ है? तो भय शब्द आपको दिखाई दे रहा है, पंचमी दिखाई दे रही है। तो इसका जो विधान करने वाला सूत्र है वो है भीत्रा अर्थानाम भय हेतु। 103वां प्रश्न है, खालिस्थान क्रोधो अभिजायते रिक्त स्थानम पूरयत। तो ये तो चाहे तो आप कारक से संबंधित भी ये समझ सकते हैं, चाहे तो आप गीता से संबंधित भी ये प्रश्न समझ सकते हैं। तो कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 104वां प्रश्न है, गवाम गोषु व कृष्णा बहु क्षीरा अत्र कस्य सूत्रस्य प्रयोगः अस्ति। कौन से सूत्र का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर हुआ है यतश्च निर्धारणम। जहाँ पर बहुतों में से किसी एक की श्रेष्ठता का निर्धारण करना हो वहाँ पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उस सूत्र का विधान करने वाला, इस बात का विधान करने वाला जो सूत्र है वो है यतश्च निर्धारणम, और इसी के अनुसार गवाम और गौशु इनमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। 105वां प्रश्न है, छंदः शास्त्रे कति गणा भवन्ति। छंद शास्त्र में कितने गण हैं? तो गण है 8। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 106वां प्रश्न है, द्रुत विलंबित छंदसी प्रतिपादम कति वर्णा भवन्ति। द्रुत विलंबित छंद में प्रतिपाद कितने वर्ण होते हैं? तो द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, नगण भगण भगण रगण, यहाँ पर होते हैं 12 वर्ण। तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर 3। 107वां प्रश्न है, प्रतिपादम एकोनविंशति वर्ण संयुक्तम किम वृत्तम।
जिसके प्रत्येक पाद में 19 वर्ण हो, ऐसा कौन सा छंद होता है? तो वो होता है शार्दुल विक्रीडित। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। 108वां प्रश्न है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यत्र वृत्तम अस्ति। इसमें कौन सा वृत्त है? तो इसमें है उपेंद्र वज्रा छंद। यहाँ पर हमने उपेंद्र वज्रा के संबंध में इस उदाहरण को देखा भी था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 109वां प्रश्न है, चतुर्भि यगणै संयुतम वृत्तम किम। 4 यगणों से संयुक्त वृत्त कौन सा है, छंद कौन सा है? तो 4 यगण किसमें होते हैं? भुजंग प्रयातम चतुर्भि यकारई। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 110वां प्रश्न है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, श्लोकोऽयं कस्य छंदसः उदाहरणम अस्ति। कौन से छंद का उदाहरण है? तो ये है अनुष्टुप छंद का उदाहरण। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। 111वां प्रश्न है, मालिनी इति संज्ञकस्य छंदसः प्रत्येक पादे अक्षर संख्या खाली स्थान भवति। मालिनी छंद में प्रत्येक पाद में कितने अक्षर संख्या होती है, कितने अक्षर होते हैं? तो मालिनी में होते हैं 15। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। 112वां प्रश्न है, प्रतिपादम 14 अक्षराणि भवन्ति। प्रतिपाद 14 अक्षर किस में होते हैं? तो 14 अक्षरों वाला छंद होता है वसंत तिलका। उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौ ग। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 113वां प्रश्न है, उपमेय उपमानस्य अभेद आरोपे अलंकारो भवति। उपमेय में उपमान का अभेद जहाँ पर आरोपित हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो अभेद जहाँ पर भी शब्द आपको दिखाई दे, वहाँ पर आपको कर देना है रूपक अलंकार। अभेद में होता है रूपक अलंकार। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। 114वां प्रश्न है, यत्र केवलानां प्रस्तुतानां अथवा केवल अप्रस्तुतानां धर्मेण एकेन सह संबंधो भवति तत्र अलंकारो अस्ति। जहाँ पर या तो केवल प्रस्तुतों की या केवल अप्रस्तुतों की एक धर्म से अभिसंबंध होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है तुल्य योगिता। तो तुल्य योगिता के विषय में हमने अच्छे से बात की थी और इसमें अंतर भी हमने देखा था दीपक में, तुल्य योगिता में। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर बता पाए होंगे। जहाँ पर केवल प्रस्तुतों की या केवल अप्रस्तुतों की एक धर्म से अभिसंबंध बताया जाए, वहाँ पर होता है तुल्य योगिता अलंकार। अगला प्रश्न है, अविदित गुणापि सत कवि भणिति करणेषु वमति मधुधाराम, अनधिगत परिमलापि ही हरति दृशम मालती माला इत्यत्र को अलंकारः। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है दृष्टांत अलंकार। 116वां प्रश्न है, एकेन एव शब्देन मुख्यतया अर्थद्वयो उपस्थिति कस्मिन् अलंकारे भवति। एक ही शब्द से मुख्यतया 2 अर्थों की उपस्थिति कौन से अलंकार में होती है? तो एक ही शब्द से जहाँ पर बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, संचारिणी दीपशिखे इव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाटिव प्रपेदे विवर्ण भावम स भूमिपालः इत्यत्र को अलंकारः। तो अलंकार के संबंध में हमने इस उदाहरण में भी बात की थी कि ये प्रसिद्ध उदाहरण है, पूछा जाता है। तो कौन सा अलंकार यहाँ पर है? इव शब्द हमको दिखाई दे रहा है और किसके साथ है? इव संज्ञा पद के साथ। तो कौन सा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा? उपमा अलंकार। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2। 118वां प्रश्न है, कृपाणाम धनम नागानाम फणमणि केसरा सिंहानाम कुल बालिकानाम स्तनः कुतः स्पृश्यन्ते अमृतानाम इत्यत्र अलंकारम निर्धारयतु। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है दीपक अलंकार। जहाँ पर प्रस्तुतों का और अप्रस्तुतों का एक धर्म से संबंध बताया जाए, वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। 119वां प्रश्न है, उपमानो उपमेयो यदा साधर्म्यम भवति तदा को अलंकारः भवति। उपमान और उपमेय का जहाँ पर साधर्म्य हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते। तो वहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। 120वां प्रश्न है, रिक्त स्थानम प्रपूर्यत खाली स्थान अभवन
वस्तु संबंधः उपमा परिकल्पकः। तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निदर्शना का ये लक्षण है, तो यहाँ पर होगा निदर्शना अलंकार। 121वां प्रश्न है पुरुष सूक्तस्य ऋषि कः वर्तते। पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है, तो पुरुष सूक्त के ऋषि हैं नारायण। अगला प्रश्न है देवानां दूतः कः मन्यते। देवों के दूत किसको माना जाता है, तो देवों के दूत के रूप में माना जाता है अग्निदेव को। अगला प्रश्न है कस्य देवस्य परमे पदे मध्वः उत्सः। किस देव के परम पद में मधु का उत्स है, मधु का झरना बहता है, तो कौन से देव हैं ऐसे, वो है विष्णु देव। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1। 124वां प्रश्न है कः पर्वतेषु क्षीयन्तं शंबरम अविंदत। किसने पर्वत में छिपते हुए शंबर नामक राक्षस को मारा, तो कौन थे ऐसे देव, वो हैं इंद्रदेव। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 125वां प्रश्न है विद्या अमृतम अश्नुते मंत्रांशो अयम कस्मिन् ग्रंथे विद्यते। ये मंत्रांश किस ग्रंथ में विद्यमान है, तो अभी हाल ही में हमने उस ग्रंथ की अध्ययन किया है, उस ग्रंथ के विषय में पढ़ा है। श्लोकशः हमने पढ़ा है, मंत्रशः पढ़ा है, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हो जाएगा ईशोपनिषदि ऑप्शन नंबर 3। 126वां प्रश्न है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ खालिस्थान इत्यत्र रिक्त स्थानम प्रपूर्यत। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो क्या आएगा यहाँ पर मनोगतान ऑप्शन नंबर 2। 127वां प्रश्न है अच्छेद्यो अयम अधाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च इत्यत्र अयम इत्यनेन को अभिप्रेतः। यह अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। यहाँ पर ये जो अयम पद है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये प्रयुक्त हुआ है शरीरी के लिए, शरीरी अर्थात आत्मा के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 128वां प्रश्न है पंच महायज्ञेषु किम न अस्ति। पंच महायज्ञों के अंतर्गत किसकी गणना नहीं की जाती, तो अश्वमेध यज्ञ पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ और भूत यज्ञ। तो यहाँ पर ये 5 देव महायज्ञ माने गए हैं। अश्वमेध यज्ञ पंच महायज्ञों के अंतर्गत नहीं आता। 129वां प्रश्न है ज्येष्ठो खालिस्थान आश्रम है। ज्येष्ठ आश्रम के रूप में किसको जाना जाता है, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4 गृहस्थ को। 130वां प्रश्न है षोडश संस्कारेषु न गण्यते। षोडश संस्कारों में गणना नहीं की जाती, किसकी नहीं की जाती, तो यहाँ पर होगा पाठनम ऑप्शन नंबर 4। 131वां प्रश्न है अनुवाद विधौ अयम सिद्धांतः। अनुवाद विधि का ये सिद्धांत है। यहाँ पर शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न प्रारंभ हो गए हैं, तो अनुवाद विधि के संबंध में पूछा गया है। अनुवाद विधि का कौन सा सिद्धांत है, तो कठिनात सरलम प्रति, अज्ञातात ज्ञातम प्रति, दुर्बोधात सुबोधम प्रति, संपूर्णात अंगम प्रति। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 132वां प्रश्न है गद्य शिक्षणस्य विधि नास्ति। गद्य शिक्षण की विधि नहीं है। उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, टीका विधि। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा टीका विधि, क्योंकि ये पद्य शिक्षण की एक प्रमुख विधि है, गद्य शिक्षण की नहीं। 133वां प्रश्न है छात्रेषु रागात्मक भाव विकासे का पाठ योजना उपयोगिनी भवति। छात्रों में रागात्मक भाव विकास के लिए कौन सी पाठ योजना उपयुक्त होती है, उपयोगी होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा पद्य पाठ योजना ऑप्शन नंबर 2। 134वां प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि कम न अपेक्षते। प्रश्नोत्तर विधि में किसकी अपेक्षा नहीं होती, प्रतिध्वनि रूप प्रश्नम, स्पष्ट प्रश्नम, पाठानुरूप प्रश्नम, उचित प्रश्नम। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रतिध्वनि रूप प्रश्नम। 136वां प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षणे शिक्षते। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग में क्या सिखाया जाता है, किसकी शिक्षा दी जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौशलानाम विकासः। 136वां प्रश्न है प्रस्तावना प्रश्नस्य हेतु अस्ति। प्रस्तावना प्रश्न का हेतु होता है अध्येत्रा सायुज्यम एवं विषय निर्धारणम च। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 137वां प्रश्न है पद्य शिक्षणे व्यास विधि कथ्यते। पद्य शिक्षण की व्यास विधि किसको कहा जाता है,
तो व्यास विधि के रूप में विख्यात है भाष्य विधि। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 138वां प्रश्न है, शिक्षायाः वाचिक परंपरायां किम उपकरणम सहायकम नास्ति। शिक्षा की वाचिक परंपरा में कौन सा उपकरण सहायक नहीं है? टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन, भाषा पंजिका, संभाषण और आकाशवाणी। तो यहाँ पर क्या सही उत्तर होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, आकाशवाणी। अगला प्रश्न है, पठन कार्ये द्विध्रुवीयं भवतु एतदर्थं कस्या प्रयुक्ते सर्वाधिकं प्रयोगः भवति। जो पठन कार्य है वो द्विध्रुवीय होता है, इसके लिए किस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रयुक्ति, ऑप्शन नंबर 4। 140वां प्रश्न है, लेखन कौशल अभिवृद्धये का पद्धति उपयोगिनी न भवति। लेखन कौशल अभिवृद्धि में कौन सी विधि उपयोगी नहीं है? तो अनुकरण पद्धति, जैकेटॉट पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, प्रत्यक्ष पद्धति। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्यक्ष पद्धति। अगला प्रश्न है, माध्यमिक कक्षायां भाषा शिक्षणे अतीव प्राधान्यतया अस्ति। माध्यमिक कक्षा में भाषा शिक्षण में अतीव प्रधानता है किसकी? अर्थकाठिन्यस्य, तत्त्वालोचनस्य, भाषा ज्ञानम एवं भाव निर्माण सामर्थ्यस्य, जीवनस्य जटिलतायाः ज्ञानस्य। तो क्या सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3, भाषा ज्ञानम एवं भाव निर्माण सामर्थ्यस्य। 142वां प्रश्न है, कक्षायां श्रवण कौशल प्रवर्धने किम नास्ति सहायकम। कक्षा में श्रवण कौशल के प्रवर्धन के लिए कौन सा सहायक नहीं है? तो आदर्श पाठः, ध्वनि मुद्रिका श्रवणम, श्यामपट्ट प्रयोगः, छात्र संवादः। तो श्रवण कौशल के लिए जो उपयुक्त नहीं है वो है श्यामपट्ट प्रयोगः। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधि कः। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ये हो जाएगा समवाय विधि। 144वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा शिक्षणे अयम विधि उत्तमः। संस्कृत भाषा शिक्षण की कौन सी विधि उत्तम विधि कहलाती है? तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर 4। 145वां प्रश्न है, श्रव्य दृश्य उपकरणानां विशिष्टा भूमिका वर्तते। श्रव्य दृश्य उपकरणों की विशिष्ट भूमिका होती है किसमें? अधिगम प्रक्रियायाम। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षकस्य प्रथमं कर्तव्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षक का प्रथम कर्तव्य क्या है? तो संस्कृत शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है संस्कृत भाषायाः ज्ञाता। संस्कृत भाषा का ज्ञाता उसको होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 147वां प्रश्न है, अनलः इति शब्दस्य अर्थ द्वयोतनाय सर्वोत्कृष्टा प्रणाली अस्ति। अनल शब्द के अर्थ का द्योतन करने के लिए सर्वोत्कृष्ट प्रणाली कौन सी है? तो सर्वोत्कृष्ट प्रणाली हो जाएगी यहाँ पर पर्याय कथनम, ऑप्शन नंबर 4। 148वां प्रश्न है, संग्रंथनो उपागमः प्रयुज्यते। संग्रंथन उपागम का प्रयोग किया जाता है किसमें? व्याकरण शिक्षणे। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4। 149वां प्रश्न है, छात्रेषु स्वाध्यायस्य अभ्यासः केन प्रकारेण वर्धयितुं शक्यते। छात्रों में स्वाध्याय के अभ्यास को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है स्वाध्याय? तो शिक्षाप्रद रोचकम साहित्यम प्रदाय। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 3। और अंतिम प्रश्न है, अध्यापकेन प्रश्नः प्रष्टव्यः। अध्यापक के द्वारा प्रश्न पूछने चाहिए कैसे? प्रथमं कमपि छात्रं निर्दिश्य, समग्र कक्षां निर्दिश्य, समूह विशेषम निर्दिश्य, छात्र विशेषम निर्दिश्य। तो क्या होगा यहाँ पर? समग्र कक्षां निर्दिश्य, ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से ये 150 प्रश्न हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन के पेपर में पूछे गए हैं। तो हमने सभी को देखा, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से प्रश्न रिपीट होते हैं लगातार परीक्षा में। तो आप प्रश्न पत्रों को अवश्य देखिए। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड, रीट या जो भी संस्कृत से संबंधित प्रश्न पत्र यहाँ चैनल पर अपलोड होते हैं सभी को देखिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके 1-2 प्रश्न अतिरिक्त परीक्षा में सही होंगे। इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।